हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनीष दुबे चैनल। तो आज हम लोग एक बार फिर से बात करेंगे द सॉलिड स्टेट। चैप्टर हमारा है द सॉलिड स्टेट। ये वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट्स की केमिस्ट्री क्लास की है। तो हम लोग अपने इस वीडियो में बात करेंगे कुछ खास पॉइंट्स की जिससे हमको सॉलिड स्ट्रक्चर या सॉलिड स्टेट का चैप्टर बहुत अच्छे से पूरे चैप्टर में हम लोग अपनी पकड़ बना के रखें और हमें हर चीज़ें समझ में आती रहें। उसके लिए हमें छोटी छोटी डिफिनीशंस अपने दिमाग में रखनी होंगी, उनको समझना होगा कि किसको क्या कहते हैं। तो अगर ये चीज़ें हमें नहीं आएंगी तो हमें कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्या होते हैं क्रिस्टल लैटिस। फिर हम लोग क्या जानेंगे कि क्रिस्टल पॉइंट्स क्या होते हैं, उन्हीं को हम लोग एक और नाम दे देते हैं लैटिस साइट दे देते हैं। फिर हम लोग जानेंगे यूनिट सेल्स क्या होते हैं। ठीक है, ऐसे ही आगे हम लोग और भी जानेंगे कि यूनिट सेल को कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है, कैसे हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा यूनिट सेल के पैरामीटर्स क्या होते हैं। और फिर हम लोग क्रिस्टल्स कितने टाइप्स के होते हैं, 7 टाइप्स के क्रिस्टल्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो आइए 1 बाय 1 हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं। क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, देखिए हमने डिफिनीशन लिख रखी है, यही एक एक लाइन की डिफिनीशन आप नोट भी कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, ए रेगुलर ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल। दैट मीन्स क्या होगा, एक अरेंजमेंट, क्या होगा, रेगुलर ऑर्डर अरेंजमेंट, मतलब एक रेगुलर अरेंजमेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स या पार्टिकल्स के होते हैं। आप पहले से ही जानते हैं कि कोई भी चीज़ किससे मिलकर बनी होती है, पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती हैं। तो पार्टिकल्स अपने आप को कैसे अरेंज कर रहे हैं, कहाँ पर, इन 3D। कहाँ पे अरेंज कर रहे हैं, इन 3D स्पेस। 3D स्पेस में उनका अरेंजमेंट कैसे है, वो अपनी व्यवस्था को कैसे रख रहे हैं, उसी ऑर्डर को, उसी रेगुलर ऑर्डर पैटर्न को क्या बोला जाता है, क्रिस्टल लैटिस। हर यूनिट सेल के लिए कुछ ना कुछ उसमें अलग होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कितने टाइप के यूनिट सेल होते हैं और कितने टाइप का उनका ऑर्डर अरेंजमेंट होता है। तो आपको समझ में आया कि क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं। क्रिस्टल लैटिस क्या है, एक ऐसा एक रेगुलर अरेंजमेंट किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट्स या पार्टिकल्स का। ठीक है, इन 3D स्पेस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। क्या बोला जाएगा, वो क्रिस्टल लैटिस। सेकंड हमारा हमको क्या समझना है, तो लैटिस पॉइंट्स या लैटिस साइट्स क्या होते हैं। देखिए नाम में पकड़ बना के रखिए, क्योंकि नाम लगभग एक जैसे लगने लगते हैं और हमारे कॉन्सेप्ट बिगड़ने लगते हैं। तो जो ऑर्डर अरेंजमेंट होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस। अब लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं, वो अरेंजमेंट जिस पॉइंट्स पे रखा जाता है। इसको समझने के लिए हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि आप लोगों ने एक टाइल्स वाला रूम सोचिए कि टाइल्स वाले रूम में ब्लैक एंड वाइट टाइल्स लगी हुई हैं। ठीक है, एक पूरे रूम में वो क्या लगी हैं, ब्लैक एंड वाइट कलर की क्या लगी हुई हैं, टाइल्स। अब टाइल्स के जो सेंटर है उनको आप क्या कर दीजिए, मार्क कर दीजिए। और फिर उसके बाद उस सेंटर को क्या कराइए, वो सारे सेंटर्स को, जो हमने मान लीजिए 4 टाइल्स के सेंटर को क्या किया है, मार्क किया है। अब उन सेंटर्स को आपस में मैच कराइए। उनका जब सेंटर आप मैच कराएंगे तो आपको वही मिलेगा जैसा कि टाइल्स था। तो वो एक रेगुलर अरेंजमेंट थे उस पॉइंट्स के, जिस पॉइंट्स पे वो टाइल्स रखे गए हैं। तो सबका एक क्या होता है, स्पेसिफिक पॉइंट होता है। उसी पॉइंट्स को क्या बोला जाता है, क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस पॉइंट्स क्या है, लैटिस पॉइंट्स या लैटिस साइट्स हम लोग किसको बोलते हैं, द फिक्स्ड पोजीशन ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल। तो ये क्या है, जिसपे कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल रखे जाएंगे ताकि उनका एक पैटर्न आए, एक अरेंजमेंट आए। उस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट बोला जाएगा। जैसे इस बोर्ड पे हमने कुछ लैटिस पॉइंट्स बना रखे हैं, आगे अभी हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं, फिर से एक बार देखिए, द फिक्स्ड पोजीशन ऑन विच कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल आर प्रेजेंटेड कॉल्ड लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट। तो लैटिस साइट्स क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स हमारे रखे जाते हैं जिस स्पेस में, उस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। ठीक है, और जो पार्टिकल का अरेंजमेंट आता है रखने पे, किसी एक निश्चित स्पेस में जब रखेंगे तो क्या आएगा, एक निश्चित अरेंजमेंट आएगा। उस ऑर्डर अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। तीसरा पॉइंट हमें क्या करना है, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल्स क्या होती हैं, यूनिट सेल्स का डिफिनीशन देखें, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन स्पेस which when repeated over and over again generate a complete crystal unit। तो जब हमने अभी ऊपर बात की कि रेगुलर पैटर्न में हम लोग अरेंजमेंट करेंगे, जब अरेंजमेंट करेंगे तो एक सबसे छोटा बनेगा, और वो अपने आप को जब हम उसको अलग अलग फिर से क्या करेंगे, उसी पे अरेंजमेंट पे और अरेंजमेंट देते जाएंगे उसी तरीके की, तो एक फिर से एक नया निश्चित अरेंजमेंट मिलेगा। जैसे आप एक कोई बॉक्स रखिए, बॉक्स जिस शेप का होगा उसी शेप के और बॉक्स आप रखते जाइए, फिर वो पूरा जो एक अरेंजमेंट मिलेगा वो एक बॉक्स जैसा ही देखने को मिलेगा। तो ये बता रहे हैं कि द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन स्पेस विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड अगेन, एक सबसे छोटा सा पार्टिकल जिसको बार बार रखने पर, ठीक है ना, एक निश्चित शेप का कुछ एक नया क्रिस्टल बनेगा। उसी को हम लोग उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या बोलेंगे, स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट। जो स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट आएगा क्रिस्टल लैटिस का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। एक यूनिट सेल बोला जाएगा। ठीक है,
तो आइए देखिए कुछ इसमें बात आती है, जैसे आपकी बुक में कहीं लिखा होगा मोटिव्स। तो मोटिव्स क्या होते हैं? मोटिव्स का मतलब हुआ जो हमारे सॉलिड्स के एटम हैं, मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं सॉलिड स्टेट में? मोटिव्स। मोटिव्स क्या करते हैं? क्रिस्टल स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। कोई भी मोटिव्स क्या आता है वही अरेंजमेंट में जाता है और क्या करेगा? निश्चित क्रिस्टल का निर्माण करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए मोटिव हमने ये बना रखा है। अब ये हमारा क्या है? लैटिस पॉइंट। तो हमारा लैटिस पॉइंट देखिए ये स्पेस है, ये 2D का है, 3D में भी रख सकते हैं। 3D चूंकि बोर्ड नहीं है इसलिए यहाँ पे अभी नहीं दिखाया जा रहा है, आगे हम लोग यहाँ पे दिखा रखे हैं। तो 2D शेप है ये हमारा। ये क्या है यहाँ पे? ये सब लैटिस पॉइंट्स है। ये देखिए सब क्या है? लैटिस पॉइंट्स हैं। ये सारे लैटिस पॉइंट हैं। अब इन्हीं लैटिस पॉइंट्स पे अरेंजमेंट किसका हमें करना होता है? अरेंजमेंट हमें करना पड़ेगा मोटिव्स का। तो वो मोटिव्स जो हम रखेंगे पार्टिकल्स, वो देखिए जैसे हमने इस थर्ड फिगर में दिखा रखा है। ये देखिए यहाँ पे इस पॉइंट्स पे हमने एक मोटिव रख दिया, इस पॉइंट पे एक मोटिव रख दिया, इस पॉइंट पे, हर पॉइंट्स पे हमने क्या रख दिया? मोटिव्स रख दिया। तो एक देखिए निश्चित शेप आता चला जाएगा। अगर हम लोग इसको मैच करा दें तो ये देखिए यहाँ पे एक ये बना, ऐसे ये बनेगा, ऐसे ये बनेगा, और इन सब को जब आप मिलाएंगे तब भी ये क्या बनेगा? देखिए स्क्वायर ही बनेगा। ये देखिए ये सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे तब भी क्या बनेगा? एक स्क्वायर ही बनेगा। तो ये एक छोटा सा एक हमने एग्जांपल देकर लैटिस को समझने का प्रयास किया। ये क्या थे? लैटिस पॉइंट्स। जब इन सारे पॉइंट्स को हमने मिलाया तो फिर से एक क्या बना? स्क्वायर ही बना। तो जो सबसे छोटा स्क्वायर बना ये एक हम लोग इसको एक ये क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है? एक यूनिट सेल है। एक यूनिट सेल हम लोग किसको बोलेंगे? तो सबसे छोटा स्क्वायर बना। और ये सारे स्क्वायर जब हम लोग मिलाते चले जाएंगे, सारे लैटिस पॉइंट्स को मिलाते जाएंगे, या सारे पे हम लोग जब क्या रखते जाएंगे? मोटिव्स रखते जाएंगे। मोटिव्स क्या है? किसी भी एटम को बोल सकते हैं, सॉलिड के पॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और आयंस हो सकते हैं, कुछ भी होगा जो सॉलिड बनाने में हमारी हेल्प कर रहा है या कॉन्स्टिट्यूशन है सॉलिड का, उसको बोलते हैं। तो वो एक स्क्वायर बना, और एक स्क्वायर से जब हम लोगों ने सारे अरेंजमेंट देखे तो फिर से एक हमें क्या मिला? स्क्वायर मिला। ऐसा नहीं केवल स्क्वायर टाइप का ही हमारे पास लैटिस स्पेस या लैटिस पॉइंट्स होते हैं। एक हमने और बना रखा है। देखिए अगर इसमें हम लोग बात करें तो ये इसका शेप कैसा आएगा? कुछ ये ऐसा भी हो सकता है, ये देखिए ऐसे भी मिल सकते हैं। आपने रखा कहाँ है उस पर करेंगे, या पेंटागोनल टाइप के हो सकते हैं। ये देखिए पॉइंट्स को हमने मिला दिया, यहाँ पे हमने कॉन्स्टिट्यूएंट्स रखे और यहाँ पे मिला दिए। और ये देखिए हेक्सागोनल शेप का हो सकता है, मोनोक्लिनिकल शेप का हो सकता है, क्यूबिक शेप हमने आपको दिखाई दिया। तो ये कई तरीके के क्या होते हैं? अरेंजमेंट हो सकते हैं। वो लैटिस पॉइंट्स में मोटिव का अरेंजमेंट क्या है, जैसा कि पहले में ही लिखा गया, तो उसी तरीके की हमें क्या मिलेंगी? क्रिस्टल लैटिस मिलेंगी। तो यूनिट सेल को दो पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं। दो पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जिनके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि हमारा यूनिट सेल कैसा होगा। ये दोनों पैरामीटर्स क्या होते हैं? इन दोनों पैरामीटर्स को समझने के लिए पहले तो इनको कैरेक्टराइज करने के लिए दो पॉइंट्स, जो पैरामीटर दो हैं वो क्या है? पहला पॉइंट क्या है? द 3 एज ए बी एंड सी मे और मे नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इसके 3 एज होंगे। 3D शेप में होता है जनरली, सॉलिड को हम लोग का इसमें बात करेंगे 3D शेप में। तो इसका जो पहला पैरामीटर है जो यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करेगा वो क्या होते हैं? इसकी एजेस होती हैं। जो 3 एजेस होंगी उनको हम लोग लेंगे। और दूसरा क्या होता है? अच्छा, ये जो एजेस होती हैं, एजेस में हम लोग जानते हैं कि ये बराबर परपेंडिकुलर हो भी सकती हैं एक दूसरे के और नहीं भी हो सकती हैं। बात समझ में आया? पहला पैरामीटर हमारा क्या है? एजेस। 3 एजेस होंगी किसी सॉलिड में, अगर वो 3D स्ट्रक्चर है या 3D शेप में है तो उसमें 3D स्पेस में जो 3 एजेस होंगी वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकते। जैसे कि ये जो फिगर बनाया गया इसमें एक दूसरे के वो परपेंडिकुलर है। एक एज हो गया ए, दूसरा एज हो गया बी और तीसरा एज हो गया सी, जो एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। ये देखिए अगर इसको हम अलग से बना देंगे, ये इससे 90 डिग्री पे है और ये इससे 90 डिग्री पे है और ये इससे 90 डिग्री पे। ये आप देखिए दो तो ये आपके प्लेन पे हैं, ये जो तीसरा है वो आपको शायद समझने में दिक्कत हो रही होगी 90 कैसा है। तो ये देखिए अगर हम इसको ऐसे रख दें तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर। अब ये इसके 90 पे आया, ये इसके 90 पे आया और ये एक दूसरे के क्या है? 90 पे है। तो जो एजेस होंगी वो कहाँ पे होंगी? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। दूसरा पैरामीटर क्या है? द एंगल्स बिटवीन एजेस। तो जो एंगल्स होंगे वो इसको डिसाइड करेंगे कि हमारा यूनिट सेल कैसा होगा। हमारा यूनिट सेल को कैसा होगा उसके लिए दो पैरामीटर्स हो गए। पहला हो गया उसकी एजेस और दूसरी उनके बीच के एंगल्स। तो ये देखिए ए और बी के बीच में हम लोग देखते हैं, ए और बी के बीच में हमारे यहाँ पे क्या क्या है? एंगल कौन सा है? गामा। ए और सी के बीच में कौन सा एंगल है? बीटा। और सी एंड बी के बीच में कौन सा एंगल है? अल्फा। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं बड़ा, अगर वहाँ पे आपको विजिबिलिटी क्लियर नहीं हो रही है तो यहाँ पे भी समझ जाइए। मान लीजिए हमने इसको मान लिया कि ये क्या है? ए है, हमने इसको मान लिया ये बी है और ये हमें मान लिया सी है। आपको किसी को कुछ भी मान सकते हैं, इसमें ये जरूरी नहीं कि आप इसको ये माने, वो आपके ऊपर है। फिर हम लोगों ने कहा कि बी और सी के बीच में क्या मान लेते हैं कि अल्फा हो गया।
सी और ए और बी के बीच में या ए और सी के बीच में हमने क्या कह दिया कि एंगल कितना है, बीटा है। और गामा सॉरी बी ए एंड बी के बीच में हम लोग क्या कह दिया कि क्या आंसर है, एंगल गामा है। अब ये अल्फा बीटा गामा ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री पे भी हो सकते हैं, और हो सकता है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर ना हो। तो हम लोग देखेंगे वो परपेंडिकुलर अगर हो रहे हैं तो कौन सा बनाएंगे यूनिट सेल, नहीं हो रहे हैं तो कौन सा यूनिट सेल बनाएंगे। तो आपको दोनों पैरामीटर समझ में आ गए, आपको मोटिव समझ में आ गया, लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं, लैटिस क्रिस्टल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं इस दोनों पैरामीटर्स के आधार पे हमारे पास 7 टाइप्स के क्रिस्टल्स, ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम हमको मिलते हैं। कितने टाइप्स के, 7 टाइप्स के क्रिस्टल्स हमें देखने को मिलते हैं। उसमें से कुछ के हमने फिगर को बना के समझाया है, कुछ को आपको खुद बुक से भी देख के समझ सकते हैं, या मैं इमेजिन कराऊंगा, अगर आप इमेजिन कर लेंगे तो और अच्छी बात है। तो आइए देखिए 7 टाइप्स के जो क्रिस्टल्स हैं उनका नाम, पहला क्या है, क्यूबिक है, दूसरा टेट्रागोनल है, तीसरा ऑर्थोरॉम्बिक है, चौथा मोनोक्लिनिकल है, हेक्सागोनल है, रोम्बोहेड्रल है, और सातवां हमने यहाँ पे रखा है, नीचे जगह नहीं थी, ट्राइक्लिनिकल होते हैं। अब ये होते कैसे हैं, हमने बताया कि दोनों पैरामीटर के आधार पे इनको बनाया गया है। तो आइए देखें कि क्यूबिक किसे कहेंगे, हेक्सागोनल किसे कहेंगे, ऑर्थोरॉम्बिक किसे कहेंगे। इससे देखिए क्वेश्चन 100% आते हैं, आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। अगर इस पे से आएंगे तो आपको कोई एक केस देकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आते हैं, नीट में बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं, कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं आपको, ठीक है। इसलिए आप इस पॉइंट को ध्यान से समझेंगे और इसको याद रखेंगे कि ये कैसे 7 टाइप्स को कैसे हम लोग इस पैरामीटर के आधार पर ये 7 टाइप्स के हैं और सबका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो आइए एक एक बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, क्यूबिक की, ठीक है। तो क्यूबिक में क्या होते हैं, देखिए एजेस क्या है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। दैट मीन जो क्यूबिक होंगे उसमें ए जो तीनों भुजाएं हैं या तीनों एजेस हैं कि एक दूसरे की क्या होंगी, बराबर होंगी, और इनके बीच का एंगल जो होगा अल्फा बीटा गामा, दैट मीन्स अल्फा बीटा एंड गामा ये क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और ये कितने एंगल कितना बनाएंगे, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर पे 90 डिग्री ही बनाते हैं। तो दूसरा क्या है, फिर दूसरा हमारा जो है वो क्या है, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या होते हैं, देखिए ए इक्वल टू बी होगा बट बी इक्वल टू नॉट सी, मतलब इसमें से दो भुजाएं बराबर होंगी, जरूरी नहीं है इक्वल टू बी बोले, इसमें दो भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, बट तीसरी हो सकती है बराबर ना हो। लेकिन एंगल्स को अगर देखें तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, अभी भी एंगल क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। पहले इन दोनों को समझते हैं। देखिए मैं क्यूब बना रखा है जिसमें ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये हमारा रहा ए, ये हमारा हुआ बी और ये हमारा हुआ सी। ये तीनों ही एक दूसरे के क्या है, लगभग बराबर हैं, और ये एक दूसरे के बराबर हैं। और यहाँ पे एंगल देखा जाए तो ये देखिए अल्फा बीटा एंड गामा कहाँ देख लें, इधर देख लेते हैं, ये हो गया अल्फा, मान लेते हैं अल्फा, ये हो गया बीटा और ये हो गया गामा। ये एक दूसरे के क्या है, सॉरी ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये क्या परपेंडिकुलर है और कितना एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री। तो ये पहले को कंप्लीट कर रहा है, दैट मीन्स ये किस टाइप का यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल समझ आया। उसमें क्या होगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरा हमने क्या कहा, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में कैसे होते हैं, ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, दैट मीन्स उसमें दो भुजाएं बराबर होंगी बट तीसरी उन दोनों के बराबर नहीं होगी। और क्या होगा, अल्फा बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट मीन 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। देखिए दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं टेट्रागोनल का, ये स्ट्रक्चर, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को आप देखते होंगे, कोई डिब्बा ऐसा आप इमेजिन करिए, घर में कोई ऐसा डिब्बा होगा जिसमें आप देखेंगे अगर आप लोग पढ़ते हैं, आप माइक्रोस्कोप देखा होगा, तो माइक्रोस्कोप को जिसमें रखा जाता है वो डिब्बा भी टेट्रागोनल टाइप का ही होता है। उसमें आप देखेंगे तो दो भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। जैसे इसमें ए और बी क्या हैं, बराबर हैं। देखिए ये भी और ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, एक दूसरे के बराबर हैं, बट सी कैसा है, इन दोनों से बड़ा है। सी कैसा है, इन दोनों से बड़ा है, दैट मीन्स ये कैसा होगा, टेट्रागोनल टाइप का होगा। अगर लैटिस स्पेस में ऐसे मिलेंगे तो जो यूनिट सेल होगा वो इस टाइप का होगा, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, टेट्रागोनल देंगे। आपको समझ में आया। ये रहा हमारा ए क्योंकि इतना है, और बी ये दोनों लगभग क्या है, बराबर है, लगभग क्या बराबर ही होंगे, और सी जो है वो क्या है, बड़ा है। तो ये कौन सा से बनाया, अल्फा कौन सा बनाया, टेट्रागोनल। और इसमें एंगल से अगर बात करें तो ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, अल्फा बीटा एंड गामा मान लिया। और ये सब कैसे हैं, 90 डिग्री पे, ठीक है। ये दोनों आपको समझ में है। पहला क्या होगा, तीनों भुजाएं बराबर होंगी, एंगल परपेंडिकुलर होगा। दूसरा क्या होगा, दो भुजाएं बराबर होंगी, तीसरी उनसे बड़ी हो सकती है या छोटी हो सकती है, और क्या होगा, उनमें परपेंडिकुलर आएगा, उनके जो एंगल्स होंगे वो कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। तीसरा टाइप हमारा कैसा होता है, ऑर्थोरॉम्बिक। कैसा होगा, ऑर्थोरॉम्बिक। तो ऑर्थोरॉम्बिक में क्या होंगे, ए इक्वल टू नॉट बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू सी, मतलब तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर
नहीं होंगी, जो तीनों एजेस जो होंगी वो एक दूसरे के बराबर नहीं होंगी। बट एंगल की बात करते हैं तो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90, दैट मीन्स वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। वो क्या होंगे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो इसमें एक बार फिर से देखिए, अब इस बार ऑर्थोरोम्बिक आया। ऑर्थोरोम्बिक में तीनों एजेस जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, हालांकि उनके जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री पे हैं। उसके लिए हमने ये बना रखा है ऑर्थोरोम्बिक। ये देखिए, ये इतनी बड़ी है, ये हो गया हमारा ए, साइज आपको दिख रहा होगा। दूसरा क्या है? ये हमारा बी हो गया, ये साइज में थोड़ा इससे बड़ा दिख रहा है। और तीसरा हमारा ये सबसे बड़ा, तो ए इक्वल टू नॉट बी नॉट इक्वल टू सी। बट ये देखिए, ये एक दूसरे के क्या है अभी भी? परपेंडिकुलर। यहाँ से हमको वो परपेंडिकुलर देखने को मिल जाएगा। ये एक दूसरे के क्या है? 90 डिग्री पे, ये एक दूसरे के 90 डिग्री पे, और ये एक दूसरे के 90 डिग्री पे। दैट मीन्स ये किसको फॉलो कर रहा है? ऑर्थोरोम्बिक को। तो हमारा तीसरा यूनिट सेल किस टाइप का होता है? ऑर्थोरोम्बिक। इसमें क्या नहीं बराबर होते हैं? ना तीनों एज बराबर नहीं होंगे, और क्या बराबर? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इनका दूसरा पैरामीटर है वो क्या होगा? 90 डिग्री या परपेंडिकुलर होगा। चौथा हमारे पास क्या आते हैं? यूनिट सेल किस टाइप का होता है? मोनोक्लिनिकल। किस टाइप का होगा? मोनोक्लिनिकल टाइप का होगा। और इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि इसके तीनों, इसमें भी ऑर्थोरोम्बिक के जैसा ही है, तीनों एजेस इसमें भी इक्वल नहीं है। एजेस इसमें एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगी। और एंगल की बात देखिए, ये सब यहाँ पे देखिए, नोटिस जरूर करिएगा, इसमें तीनों जो हमारे एजेस हैं वो क्या है? इक्वल नहीं है। अगर हम लोग एंगल की बात करें तो अल्फा एंड गामा ये कितने आएंगे? 90 आएंगे। अल्फा और गामा कितने आएंगे? 90 आएंगे। बट जो हमारा बीटा है वो 90 हो भी सकता है, मतलब वो 90 नहीं होगा। क्या नहीं होगा? वो 90 नहीं होगा। तो मोनोक्लिनिकल का फिगर आप देख लेंगे वहाँ पे। जैसे ये फिगर यहाँ पे दिखा रखा है, 90 डिग्री पे नहीं होंगे। यहाँ पे उतना क्लियर बना नहीं है, या नीचे आपको शायद क्लियर दिखे, तो आप इसको बुक में देखेंगे, वहाँ पे उन्होंने फिगर के द्वारा उसको समझा रखा है एनसीईआरटी की बुक में। तो मोनोक्लिनिकल का क्या हुआ? और तीनों एजेस क्या होंगे? इक्वल नहीं होंगे। और अल्फा बीटा गामा, मतलब अल्फा बीटा गामा में जो दो एंगल्स होंगे वो एक दूसरे के 90 डिग्री पे होंगे। बट तीसरा जो एंगल होगा वो 90 डिग्री नहीं होगा, कोई और होगा। हो सकता है कुछ भी हो, 72 हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट वो एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। तीसरा हमारे पास, नेक्स्ट पांचवा हमारे पास किस तरीके के यूनिट सेल होते हैं? हेक्सागोनल। कैसा होता है? हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या होते हैं? फिर से अब रिपीट करेंगे, ए इक्वल टू बी इक्वल टू नॉट सी। दैट मीन्स दो फिर से क्या होंगी? जो एजेस होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल। बट तीसरा एज उसके इक्वल नहीं होगा, उन दोनों के इक्वल नहीं होगा। तीन एजेस होती हैं, फिर से वही आया। हेक्सागोनल में भी वही केस, दो एजेस बराबर होंगी और तीसरा एज बराबर नहीं होगा। और इसमें एंगल क्या होंगे? अल्फा बीटा 90 होंगे। दैट मीन्स एक दो लोगों के बीच में कैसा होगा? परपेंडिकुलर होंगे। और बट तीसरा जो गामा है वो कितना होगा? 120 डिग्री। वो कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो जब आपको कोई ऐसा सॉलिड दिखे जिसमें एजेस बराबर ना हो, दो एजेस बराबर हो बट तीसरा बराबर ना हो, और इसमें जो एंगल्स आएंगे वो दो एंगल्स, मतलब दो लोगों के बीच में एंगल्स कितना आएगा? 90 डिग्री। बट एक लोगों के बीच में कैसा आ जाए? 120। तो मान लेंगे कि वो कैसा एंगल कैसा है? वो हमारा यूनिट सेल हेक्सागोनल है। समझ में आया? नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है? रोम्बोहेड्रल। तो रोम्बो हेक्सागोनल का देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि इसमें क्या है? ए इक्वल टू बी इक्वल टू बट नॉट इक्वल टू सी। मान लिया हमने ये ए है, ये बी है, फिर ए और बी है, तो ए और बी क्या हो गए? इक्वल हो गए। और ये देखिए ये सी वाली है, सी, तो सी इक्वल नहीं है, ये हमारा हो गया हेक्सागोनल। तो इसमें ये समझ में आया। अब इसमें अल्फा बीटा अगर हम लोग देखें तो ये देखिए, मान लीजिए एक एंगल हमारा कितना आ रहा है? 120 आ रहा है। यहाँ पे जो एंगल आएगा वो कितना आएगा? 120। और इन दोनों के बीच में क्या आएगा? 90 आया। तो वही बता रहे हैं कि अल्फा बीटा जो आएगा वो 90 आएगा। देखिए दो एंगल हमारे 90 के आ रहे हैं, बट तीसरा एंगल कितने का आ रहा है? 120 का आ रहा है। तो इस टाइप का जो हेक्सागोनल होगा वो कौन सा देखने को मिलेगा हमें? उसमें कौन सा यूनिट सेल होगा? हेक्सागोनल टाइप का। रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल का भी फिगर हमने नहीं बनाया। आप इसको एक यूपीएस सीपीयू जैसा समझ सकते हैं। सीपीयू अगर आप कंप्यूटर देखा होगा तो सीपीयू में आप आगे देखेंगे तो थोड़ा वैसा होता है, और पीछे जाने पर थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? रोम्बोहेड्रल, सॉरी, तो रोम्बोहेड्रल ये बना हुआ है ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। इसमें क्या होंगे? रोम्बोहेड्रल में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। बट अल्फा बीटा गामा ये कोई भी 90 डिग्री नहीं होंगे। इसमें ए जो होगा वो बी के बराबर होगा, बी जो होगा वो सी के बराबर होगा। बट जो हमारा अल्फा बीटा और गामा होगा वो क्या होंगे? 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएंगे, उनका एंगल थोड़ा चेंज होगा। तो ये कितना हो गया? हमारी 6 टाइप के हम लोगों ने यूनिट सेल समझे। 7वां यूनिट सेल जो हमारा ये यहाँ पे है, ट्राई क्लिनिकल। ट्राई क्लिनिकल में क्या होता है? ए इक्वल टू नॉट बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू सी। ना ही कोई एंगल बराबर होगा और ना ही कोई
ना ही कोई क्या होगा एंगल बराबर होगा, ना ही कोई एजेस बराबर होंगी। तो इस प्रकार से हमारे पास कितने टाइप के आ गए यूनिट सेल, 7 टाइप के यूनिट सेल आ गए। ठीक है, उनके पैरामीटर्स कितने हैं, 2 पैरामीटर्स हैं। कौन सा, पहला एज और दूसरा उनके बीच का एंगल। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी एक बार पूरी। ये रहा यहाँ पे हम लोग समझे कि क्या क्या समझे हम लोगों ने। समझा हम लोगों ने कि क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं, लैटिस पॉइंट क्या होते हैं, क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं, अरेंजमेंट, पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। लाइटिस पॉइंट्स क्या होते हैं, लैटिस पॉइंट्स हम लोग बोलते हैं जो फिक्स पोजीशन पे उन पार्टिकल्स को क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। यूनिट सेल आपको समझ में आया, यूनिट सेल हम लोग किसको बोलते हैं, सबसे छोटा, अरेंजमेंट होने के बाद जो सबसे छोटा स्ट्रक्चर बन के आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। उसको जब लगातार अरेंज करेंगे वंस अगेन तो क्या बनेगा, एक पूरा क्रिस्टल बन के तैयार हो जाएगा। मोटिव समझ में आया, कॉन्स्टिट्यूएंट या पार्टिकल्स को बोलते हैं। और कितने टाइप के होते हैं हमारे क्रिस्टल्स, 7 टाइप के होते हैं। याद करने का सबसे आसान तरीका है कि आप इनका नाम एक लाइन से याद कर लीजिए, उसके बाद आप बोल सकते हैं कि देखिए पहले सब दोनों बराबर है, 3 का तो एंगल बराबर है, 3 का एंगल क्या है, ए इक्वल टू अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा बराबर है। फिर एंगल याद करने के लिए पहले बोलना है। फिर चौथे में क्या होगा, मोनोटोनिकल में अल्फा गामा 90 होगा बट वो क्या होगा, बीटा 90 नहीं होगा। तीसरे में क्या होगा, अल्फा बीटा 90 होगा बट गामा कितना होगा, 120 होगा। फिर सारे एंगल तो बराबर होंगे बट वो 90 नहीं होंगे। और लास्ट में क्या है, एंगल ही बराबर नहीं होंगे। ऐसे आप इसको 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग एजेस के लिए याद कर सकते हैं। एजेस में क्या होगा, सबसे पहले देखिए सारे एजेस बराबर हैं, दूसरे में एक एज कम हुआ, तीसरे में सभी एजेस क्या हुए, बराबर नहीं है। फिर कोई एजेस बराबर नहीं, अब उल्टा चलेगा, कोई भी एजेस बराबर नहीं है। फिर 2 एज बराबर है, तीसरा एज बराबर नहीं है। फिर से सारे एजेस बराबर हो गए, लास्ट में कोई भी एज बराबर नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग को ये इतना समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने कि यूनिट सेल्स कितने टाइप के होते हैं, मतलब यूनिट सेल्स के प्रिमिटिव यूनिट सेल्स क्या होती हैं, क्यूबिक यूनिट सेल्स क्या होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले आपको इस पर पूरा अपना कॉन्सेप्ट बना के रखना होगा। वीडियो को आप देखें, आपको अच्छा अगर लगा है लाइक कीजिए जरूर से वीडियो को। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक करना ना भूलिए। और अगर आपको किसी टॉपिक में कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, चूँकि थोड़ा मैं फास्ट बोलता हूँ, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका आंसर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।